महेंद्र कैसे हो? नमस्ते भैया। ठीक हूँ भैया। ठीक है। आप बताइए भैया। बढ़िया बढ़िया। एक मैसेज डाल दो महेंद्र ग्रुप में कि द क्लास हैज स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन, ऐसे करके। ओके भैया। हाँ, ग्रुप में। गुड इवनिंग सर। हे, गुड इवनिंग तरुण। All right. So let's get started. Am I audible? Am I visible? यस भैया। Okay. Okay. ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस भैया। ठीक है। ओके। All right. So लास्ट सेशन वी हैड, कौन से सब्जेक्ट का था हमारा लास्ट सेशन? कौन सब्जेक्ट का था हमारा लास्ट सेशन? एनीबडी? I think you have given the brief introduction orientation session, not like any particular subject. अच्छा, हाँ, ओरिएंटेशन। ओके, ठीक है। ठीक है। सो let us start, and I think this is the first session of Sophia. Is it Sophia? How are you? Are we audible? Okay. So सुशांत हैं, प्रिया हैं। Okay. ठीक है। So before I should start, I would request you to kindly please switch it on your camera. Let me see. आप लोगों को देखें जरा भाई, छुप के बैठे रहते हो। What is the benefit of joining the session? This this session is completely different from all the, the coaching institutes and all. So you can switch on your camera and let's, because मैं चाहता हूँ कि by the end of this year you guys should be very vocal about it, about
योर पर्सनैलिटी, अबाउट कॉन्फिडेंस। और हम लोग साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी काम करते हैं। जो लोग जिनसे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ उनको पता होगा ऑलरेडी कि हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, उसके बाद ऑफ कर लेना, बिकॉज आई वांटेड टू सी एवरीबॉडी, आई वांटेड टू मीट एवरीबॉडी। ठीक है, जो कैमरा ऑन नहीं करेगा बेटा समझ जाओ कि 1-to-1 फिर नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है फिर फिर 1-to-1 में देन हम लोग अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे। ऑलराइट, गुड 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 यार, ये हुई ना बात। ऑलराइट, बहुत अच्छा। जस्ट so we have Shrikant, we have Neerav, Sonal, Anam, Tanveer and Harsh. क्या किया जाए इन लोगों का? सो अनम, तनवीर एंड हर्ष, आप लोगों की वजह से क्लास आज आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो क्या किया जाए बताइए। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो, आई थिंक अब एक दूसरे को आपने देख लिया है, सो वी हैव टू स्टे इन दिस ड्यूटी क्या हुआ था? राइट लंबा। ठीक है, तो आप लोग नो प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को और टॉर्चर नहीं करने वाला हूँ, आप लोग कैमरा बंद कर सकते हो, बट स्टे फोकस्ड, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा बट स्टे फोकस्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, ऑल राइट गाइस, चलिए ठीक है। और म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, यू कैन म्यूट योर सेल्फ। ओके, ऑल राइट, नीरव जो तुम गाना गा रहे थे वो सबको सुनाई दे रहा था, सो नेक्स्ट टाइम अपने सेशन में नीरव विल सिंग। क्यों? ऑलराइट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 9 months वी हैव। डू वी ऑल नो? हम लोग मतलब सो तो नहीं रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत लेजीनेस में तो नहीं जी रहे हैं। 9 months मतलब खत्म, मार्च, फेब, अरे जनवरी, फेब, मार्च, ऑलमोस्ट। हाउ मेनी मंथ्स नाउ? ओनली 9 months, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। होली बीत गई, सब कुछ बीत गया एंड ऑल, ओनली 15 days इन मार्च। 9 months कैसे होगा? हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास पूरा 1 साल पड़ा हुआ है, सॉरी, नहीं जी, आप गलत हैं। अगर आप सोचेंगे आपके पास 1 साल पूरा पड़ा हुआ है तो फिर आप बहुत पीछे हैं अभी। अभी से अपने ब्रेन को रिवायर करिए। ओनली 9 months आर लेफ्ट। इन दिस 9 month यू हैव टू कवर द एंटायर यूपीएससी सिलेबस, एंटायर यूपीएससी सिलेबस विच इज द रियल मेन सिलेबस। अगर अब भी नहीं जागे हो तो जाग जाओ, ठीक है। और मई का महीना लगभग 25 में जब प्रीलिम्स होगा, तब से लेकर लगभग 5 जून तक तो टाइम तुम्हारा पेपर देखने में ही जाएगा, एनालिसिस देखने में ही जाएगा। हम भी करेंगे एनालिसिस आपके साथ बैठ के, ठीक है, लेकिन ये तो 10-15 दिन उधर चले जाएंगे आपके, ठीक है। सो ओनली गाइज 9 months, 9 months जरा कैलकुलेट करके बताओ, 9 into 30 कितना हो गया? हाउ मेनी डेज? जस्ट डू ए रफ कैलकुलेशन, एनीबडी, एनीबडी, कोई भी मुझे करके बताए। 270 days भैया। चलो ठीक है, इनटू लेट्स से एवरेज 6 आवर्स। एक बार ये कैलकुलेट करके बताना, डेली का 270 into 6, 1620 1620। यार मैं तो मतलब मुझे तो एंजाइटी होने लगी अभी से। ओनली 270 days। वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई नो कि दिसंबर नहीं, आपके पास लगभग अभी भी 1 साल है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, इफ यू विल बी मेंस रेडी बाय 9 months,
दिस इज मोस्ट लाइकली चांस फॉर यू टू क्रैक प्रीलिम्स इन दिस अटेम्प्ट ओनली। इसी अटेम्प्ट में तुम प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे अगर तुम मेंस को रेडी कर पाते हो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, आई मीन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, विच मीन्स हमारे पूरे जीएस 1, 2, 3, उसके साथ साथ हमारा ऑप्शनल, उसके साथ साथ हमारा एथिक्स और एसे, ये सारा, राइट। हम जब अपनी ओरिएंटेशन सेशन में जब हम आए थे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी, राइट। ठीक। नाउ आई थिंक मेरा 1-to-1 अभी पेंडिंग है सोफिया के साथ और श्रीकांत के साथ। ठीक है, तो मैंने सोफिया श्रीकांत के साथ 1-to-1 किया नहीं है, और जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, बेसिकली बहुत लिमिटेड बच्चों के साथ अभी किया है, तो उनके साथ, आपके साथ भी अभी 1-to-1 करेंगे। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड, और लेट्स थोड़ा सीरियस हो जाते हैं हम लोग यार। मैं नहीं चाहता कि आप लोग 2027 का अटेम्प्ट दें। आई एब्सोल्युटली डोंट वांट कि यू शुड गिव 2027 अटेम्प्ट। नहीं, मैं चाहता हूं कि चाहे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो या आपका लास्ट अटेम्प्ट हो या बेस्ट, आई डोंट नो, आई मीन दिस शुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। ठीक है, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना कि आप बोलोगे सिद्धार्थ भैया का मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, मतलब इतना जबरदस्त तोड़ू प्रोग्राम है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि लबासना में आप सिद्धार्थ भैया के बारे में बात करें, मतलब ये चाहता हूं कि आप बोलें कि नहीं, अब 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं, मतलब वहां पे वैल्यू बहुत कम मिल रही है। वहीं पर कोई इंडिविजुअल मेंटोर हैं जैसे कि हम लोग हैं, वहां पर आपको वैल्यू बहुत ज्यादा मिल सकती है। आप ये भी कह सकते हैं घर बैठे हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। टाइम बहुत कम है हमारे पास, और ये जो सब्जेक्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब तुम ये लगा लो कि वेरी 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 के आगे 10x कर दो, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अमेरिका, चाइना, यूएसए, यूरोप, ये इनके पास भाई बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। इंडिया पहुंच रहा है, अभी 5वें प्लेस पे है। इंडिया एम कर रहा है 3rd प्लेस पे जाने की। ठीक है, फिर इंडिया क्या पता 2047 में सोच रहा है कि हम फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 5 से 3, 3 से 1, 5 तक पहुंचने में हालत खराब हो गई थी हमारी, लेकिन हमने कर लिया। ठीक है, नो अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड कि जो 75 साल पहले इतना ज्यादा इकोनॉमिक शॉक में था, जिसके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए चावल नहीं था, दाल नहीं था, वो बाहर से इंपोर्ट करता था, तब जाके हमारे देश में चावल दाल लोग खाते थे। हमारा एकदम डूब चुका था, हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में थी जब हम आजाद हुए थे। तो आज आज हम दूसरे कंट्रीज को चावल गेहूं देते हैं यार। ठीक है, सो इकोनॉमी आपके घर से शुरू होती है, इकोनॉमी आपके जेब में पड़े पैसों से शुरू होती है, इकोनॉमी आपके पापा मम्मी की इनकम और उनके सेविंग्स से शुरू होती है। इकोनॉमी को एक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए, उसको टेंशन मत लीजिए। बर्डन लेकर चलोगे तो बोरियत होगी, बर्डन मत लो इसको, समझने की कोशिश करना। ऑलराइट, देखो इकोनॉमी में हम अभी डीप एनालिसिस करेंगे, टॉपिक्स कैसे कवर किया जाएगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे। ऑलराइट, इकोनॉमी 2 पार्ट में है। 2 पार्ट मतलब पहला पार्ट जो कोर इकोनॉमी आता है, कोर इकोनॉमी मतलब आपके इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल टूल्स जो आते हैं ट्रेड एंड एक्सचेंज वेरिएट मैनेजमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, रोल ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल, जीडीपी, ये सारी चीजें हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1 है। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। ये इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पार्ट है, जो कि इस वाले से भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो टॉपिक आता है इसमें एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रीज आती हैं, फिर आता है इसमें ये गवर्नमेंट स्कीम, पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमी के पार्ट 1 को समझना पड़ेगा। ऑलराइट, ये हमारा कंप्लीट 90% ये हमारा है स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, जिसको मैं रिसोर्स बताऊंगा आपको, रिसोर्स से कवर करोगे आप। ये जो पार्ट है इसमें
ऑलमोस्ट लाइक 60% जो हमारा है वो करंट बेस्ड है, करंट प्लस कंटेम्प्रेरी इशू, मतलब 2-3 साल का जो कोई मतलब इश्यूज चल रहे होंगे उससे रिलेटेड है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम कहें हमारी इकोनॉमी जो है वो 80% जो है, 80% इकोनॉमी इज स्टैटिक, बेसिक कंसेप्ट आर स्टैटिक। 20% जो है वो करंट है, जैसे कि स्कीम्स हो गया, जैसे कि बजट हो गया हमारा वो, और कोई अगर नया लॉ, नई पॉलिसी अगर आ गई मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो वो एक नया सेगमेंट बन सकता है करंट अफेयर का। अदरवाइज 80% इज द स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ये हमारे जो सब्जेक्ट है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं प्री में, स्पेसिफिकली प्री में ये टॉप पर आता है, नंबर 1 पे सब्जेक्ट है ये। सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन आते हैं इसमें से, सबसे ज्यादा। बिलो 18 तो रहा ही नहीं, अगर दोनों पार्ट को मिला दें, समझ रहे हो ना। मैं मान लेता हूँ 20 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए, 40 मार्क्स का, 200 मार्क्स का तो आपका पेपर होता है। ऑलमोस्ट 1/4 5 कह सकते हो आप। ठीक है, चलो, ये दो जो सेगमेंट मैंने आपको दिखाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, इनमें से अगर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ काम करके रख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने आप लोगों के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस करके रख दिया है, जिसकी वीडियोस आपको बाद में मिलेंगी, अभी मतलब नहीं है उसको लेने का। ठीक है, खैर, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब हमने एनालिसिस की तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम निकले। माइक्रो थीम क्या होता है? माइक्रो थीम मैंने आपको बताया था लास्ट लास्ट सेशन में, मैं फिर से बता देता हूं। सो माइक्रो थीम हमारा होता है सबसे पहले टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के अंदर माइक्रो थीम पूछते हैं यूपीएससी, उसके अंदर पूछते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे टॉपिक हमारा हो गया, मान लीजिए कि एक तरीके से बजट, बजट ना, मान लीजिए कि बजट हमारा एक टॉपिक हो गया, इसका माइक्रो थीम क्या है? माइक्रो थीम आ गया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पे मेंशन किया गया है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बजट के क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो माइक्रो थीम हमारी हो गई इसकी लगभग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, और माइक नेचर क्या हो गया? नेचर हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ दिया है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, तो देखा गया है कि पिछले 12 ईयर्स में, पिछले 12 सालों में जो 5 से भी ज़्यादा टाइम रिपीट हुए हैं टॉपिक्स, वो एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बजट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी मार्केट। 5 से भी ज़्यादा हर बार रिपीट हुए हैं, हर साल 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इनमें से। ठीक है, 5 से भी ज़्यादा। और ये जो है मोस्ट रिपीट टॉपिक हैं, कौन कौन से? मॉनेटरी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, डेप्थ, मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, हर साल क्वेश्चन इस थीम्स में से पूछे जा रहे हैं। तो बेटर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक हमारा ग्राफ है जिसमें कि हमारा दिख रहा है कि ये माइक्रो एकदम डिवाइडेड है। आपके पास ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप देखना इसको। ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम बनाते हैं ताकि हम एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कर सकें। एविडेंस बेस्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस क्वांटिटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वर्थ क्या है, समझ रहे हो? कि लेट्स से कि मनी एंड बैंकिंग में 12.9% है, विच मीन्स कि अच्छा खासा वेटेज है 12.9%, तो हम लोग इसको ज्यादा पढ़ेंगे, हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे सोशल सेक्टर से स्कीम पूछी जा रही है, 1 या 2, तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। ऑलराइट, जैसे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्वेश्चंस आते हैं, यहां पे यार 16.7% है। देख रहे हो, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, कोर इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, इसको हम प्रायोरिटी पर रखेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ेंगे, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, जहां पर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि वो टॉपिक जो कि मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं, लेट मी रीड दैट फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, आराम से तुम्हारा प्रीलिम्स में 20 से 30 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स मतलब कि 10 से 15 क्वेश्चन ये रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जब आप पीवाईक्यू के एनालिसिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 20 से 30 मार्क्स
based on the repeated theme. And I will prove in this video that themes are repeated and you will easily get score 20 to 30 marks easily. easily का मतलब ये नहीं होता कि पढ़े ही ना और जाके दे दिए, नहीं बेटा, easily का मतलब ये नहीं होता है। ये easily का मतलब होता है कि पढ़ाई करके, टेस्ट लगा के, PYQ करके, रिवाइज करके, मतलब जो एक फंडामेंटल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको, ठीक है, मतलब ये होता है easily का मतलब। टफ का मतलब ये है कि आपने इतना कुछ कर लिया तो भी नहीं निकल रहा है, आपने और सारी चीजें कर ली तो भी नहीं निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इन इन आंकड़ों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आप ही के पास में रहेंगे, ठीक है, कि 2011 में मनी एंड बैंकिंग से 4 क्वेश्चंस आए थे, वहीं 2023 में मनी एंड बैंकिंग से 1 क्वेश्चन आया है, तो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से 1 क्वेश्चन आया था 2012 में, वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर से 4 क्वेश्चन आए थे 2023 में। तो आप एक बार फटाफट जाओगे, देखोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन, देखो बीच में एकदम नहीं पूछा, एकदम नहीं पूछा था, हल्का सा 2021 में हिंट किया, फिर उसके बाद 23 में एक ही लगा 4 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। सो एक बार आप जाके देखोगे कि यार ये 4 क्वेश्चन थे कहाँ से, कौन से इंडस्ट्री से पूछ दिया है इन लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को ये ओरिएंटेशन सेशन में सिलेबस की इंपॉर्टेंस बताई थी, राइट। आप लोग को ग्रुप में मैं फिर से शेयर कर दूंगा, इकोनॉमी का सिलेबस डिकोडेड सिलेबस भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ के सिलेबस से कुछ नहीं पता चलता कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, क्या समझ में आया? मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं आप लोगों को दे दूंगा सिलेबस, तो वहां से आप डिकोड करिएगा कि ये है मेरा सिलेबस। सिलेबस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। याद है ना वो 3 पिलर, क्या बताया था मैंने? किसी को याद है? एनीबडी हु अटेंडेड द ओरिएंटेशन सेशन रिमेंबर द 3 पिलर्स? Yes, भैया। क्या है बताइए? Syllabus, PYQ and the PYQ और टेस्ट। mock test. वेरी गुड, रियली रियली इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने देखा है और समझ लिया है इस चीज़ को। सिलेबस यूपीएससी देता है, पीवाईक्यू यूपीएससी देता है, मॉक हम देते हैं। मॉक देने के बाद फिर पता चल जाएगा कि हमने कितना पीवाईक्यू को समझा है, कितना सिलेबस को समझा है, या कितना सिलेबस को कवर किया है, कितना पीवाईक्यू को डिकोड किया है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमेशा याद रखना, रियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऐसे चलेगा भी, पहले सिलेबस करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे, फिर जाके हम एक बार सिलेबस को देखेंगे, अपने जो भी पार्ट छूटा हुआ है, फिर जाके हम अपने रिवाइज करेंगे सिलेबस से, नोट्स बनाएंगे, फिर आके हम पीवाईक्यू देंगे, फिर टेस्ट देंगे। समझ रहे हो आप? तो ये मेंस का है। मेंस में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, 250 मार्क्स का पेपर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो देख लो कितना बड़ा है, देख लो इसमें, ये देखो, ये पूरा पोर्शन, ये जो है ना हमारा ये वाला, दिस इज, ये पूरा फूड प्रोसेसिंग यहां तक पूरा एग्रीकल्चर है, ठीक है। तुम देखोगे कि प्रीलिम्स में इन लोगों ने कहीं पे एग्रीकल्चर की बात नहीं की है, एग्रीकल्चर की कहीं बात नहीं की है, लेकिन प्री में क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर पे, अभी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट इग्नोर द प्रीलिम सिलेबस, मेंस इज द रियल सिलेबस, मेंस ही आपका सिलेबस है। और बेटा ये आपको कब कंप्लीट करना है? ये आपको 9 मंथ्स में, मतलब कि 270 डेज के अंदर, मतलब बाय दिसंबर यू हैव टू फिनिश, एंड इट्स डूएबल। आई एम टेलिंग यू, इट इज डूएबल फॉर यू, ठीक है। 100 मार्क्स इज यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और देखो इसका इसका ये है कि अगर तुमने इकोनॉमी को अच्छे से कवर कर लिया तो तुम्हारे और भी सेगमेंट बड़े अच्छे से कवर हो जाएंगे। जैसे कि तुम्हारा ऐसे में बहुत कुछ ऐसे ऐसे आते हैं जहां पर हमें इकोनॉमिक एंगल देना पड़ता है,
इकोनॉमिक पॉलिसीज के एंगल देना पड़ता है। इनफैक्ट लेट्स से कि अगर आपने पॉलिटी हो गया हमारा, ठीक है, वहाँ पर कई सारे ऐसे कमीशंस हैं, कमिटी हैं, रिपोर्ट हैं जो कि इंटरलिंक होते हैं। जैसे एक हमारा फाइनेंस कमीशन ही हो गया, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कनेक्टेड है किससे? इकोनॉमी से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे 13 फाइनेंस कमीशन, 14th, 15th, 16th अभी आने वाला है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? बजट। बजट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, ठीक है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इकोनॉमी हैज लाइक वेरी मच ओवरलैप ऑफ सर्टन थिंग्स, ठीक है। जब हमारा हिस्ट्री में तुम जाओगे, एंशंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंशंट हिस्ट्री में पूछा जाता है इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। मतलब धोलावीरा में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक स्टेटस क्या था उनका। उसके बाद फिर सोसाइटल पूछा जाता है, कल्चरल पूछा जाता है, पैसे लोग कैसे कमाते थे। याद है तुम्हें? याद है जब एंशंट टाइम में वो जो कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता था कि फलाने किंगडम में ये कॉइन था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इस पे किस चीज का चित्र बना था। मतलब कि जो इमेज था उस पे किस किस गॉडेस का इमेज था, या फिर कुछ गॉडेस नहीं थी तो कौन था उसमें, ठीक है। ये सारे दीज आर इकोनॉमी। सो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज एन की आपके जो क्लास 12 की किताब है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। विच मीन्स यो जो आपकी पूरे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, ये जो पूरी आपकी इंडस्ट्री है, ये पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। ये देखो, ये वाला जो पहला, और ये कहाँ चला गया भाई, इतना तेज क्यों भाग रहे हो भाई? ये जो तुम्हारा सिलेबस का ये वाला हिस्सा है ना, इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज वेल, ठीक है। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है तुम्हारा। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रेलवेज, ऑलराइट। ये तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, चलो। सो अच्छा, यहाँ देखोगे तो ये किताब है, ये तुम्हें किसी भी पीवाईक्यू की किताब से मिल जाएगा, जो मार्केट में मिल रही है। ईयर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस 2023 से 2013 यहाँ मेंशन किया हुआ है। सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल, इतना इतना इतना, कितने क्वेश्चंस मेंस में आए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इनसे क्वेश्चन ही नहीं आए हैं 4-5 सालों में, पिछले साल आए थे। रिसेंटली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न पे, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक ठाक बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ यार कि हम लोग आंख बंद करके पहले पढ़ना चालू कर देते हैं। ना हम सिलेबस देखते हैं, ना हम पहली सब्जेक्ट को समझते हैं, ना पीवाईक्यू देखते हैं, हम पहले पढ़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, ये बेटा तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। दिस इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ना ही कोई ग्रुप डी, ग्रुप सी का एग्जाम है, ठीक है। हालांकि वो भी कॉम्पिटिटिव आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमें इनको पढ़ के और एक दिन में वो नहीं करना है जैसे हम कॉलेज में लिखते थे। नो, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ओके। तो बहुत सारे इस पे तिगड़म लगती हैं, बहुत इंडेप्थ एनालिसिस लगती हैं। ये स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो, स्क्रीन पे ये मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं 2023 से 2020 से लेकर 2023 तक में मैंने क्वेश्चंस निकाले हुए थे कि ये सारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं मेंस के। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, पर्टिकुलरली इन एमएसएमई। कमेंट करिए आप। सवाल जो है सर के ऊपर से गुजर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या पूछ दिया, मतलब मैं क्या करूंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज इकोनॉमी, अब ये क्या नया बला है, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो पढ़ाई एक तरफ और रिसर्च और एनालिसिस एक तरफ। जब तुम इसकी अच्छे से रिसर्च एनालिसिस कर लोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार पढ़ना तो ये है, मैं क्या पढ़ रहा था अभी, मैं कहाँ पे पूरी किताब पलट रहा था इधर उधर उधर उधर, लेकिन पढ़ना तो ये है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, पूछा जा रहा है मुझसे कि ये बताइए कि भाई जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या है। कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में क्या फर्क है, मेरे को ये पूछा जा रहा है और मैं पढ़ कुछ और रहा था। वी शेप इकोनॉमी क्या होती है, यू शेप इकोनॉमी क्या होती है, मैं पढ़ कुछ और रहा था, पता नहीं क्या पढ़ रहा था। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो ट्राइंगल था उसका वैल्यू यहाँ समझिए।
ठीक है, जो पढ़ रहे हो सिलेबस में, ठीक है, उसके बाद फिर पीवाईक्यू से उसको क्रॉस चेक करो और एनालिसिस करो, फिर उनका टेस्ट दो। ठीक है, ये मेंस में भी अप्लाई होता है। चलो, मुझे इन दोनों क्वेश्चन में से आप दो डिफरेंस दिखा के बताओ। जस्ट दो डिफरेंस मुझे दिखाइए इन दोनों क्वेश्चन में। एनीबडी? इन दोनों क्वेश्चन में स्पॉट टू डिफरेंसेस। है कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में? यस, नो, एनीबडी? बताइए बताइए बताइए। सो गए क्या सारे? नो भैया। कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है इसमें? कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये एज इट इज क्वेश्चन कॉपी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग? 2013 में ये क्वेश्चन आया था, 2021 में भी पूछ दिया। क्या ये यूपीएससी ने गलती की है? नहीं, इंपॉर्टेंस आपसे पूछ रहा है इन्फ्लेशन का। इसका सही जवाब है ये, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है ये। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी लिंक है। क्वेश्चन कह रहा है इन चारों में से ऐसा क्या होगा जहां पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा? तो क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? सरकार जो पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है ना, अलग अलग जगह पे करती है ना सरकार, पैसा खर्च करती है, और सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है अलग अलग टैक्स से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है, यानी कि सरकार खर्च ज़्यादा करती है, कमा कम रही है, उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम डेफिसिट कहते हैं। कभी आप फिस्कल डेफिसिट कह लीजिए या फिर आप डेफिसिट, बजट डेफिसिट कह लीजिए। ठीक है, सो जो जो बीच में गैप है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करी रेवेन्यू कम करी, उसको हम डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, सो इस डेफिसिट को, मतलब इस डेफिसिट को, इस घाटे को, मतलब मुनाफा में ले आने के लिए, इस घाटे को पॉजिटिव में ले आने के लिए सरकार अगर पैसा प्रिंट करेगी, क्रिएटिंग न्यू मनी इन द मार्केट, ठीक है, पैसा प्रिंट करेगी या इन्फ्लेशन मतलब रेपो रेट कम करेगी, कि ताकि बैंक इजीली लोन दे पाए, तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहेगा। अब आप सोचिए कि आप सबके पास मतलब आपके पास पैसे आ गए, आप सबके पास, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए हैं, तो ज़्यादा स्पेंड करोगे ना आप। जब आप ज़्यादा स्पेंड करोगे तो फिर वैल्यू भी चीज़ों की ज़्यादा बढ़ेगी, और वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर मार्केट और एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो यही है कि क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, उससे क्या होगा? उससे हमारा भाई इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सेम यही पूछा था। ठीक है, ये देखो, एविडेंस बेस्ड अप्रोच में 2023 में एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहा था 2024 के लिए, तो 2023 की उसने पीवाईक्यू की एनालिसिस की। ठीक है, उसने पढ़ा हाउ मेनी एबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट, तो उसको पता था कि यार ये और ये इंक्लूडेड है, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट इंक्लूडेड है कैपिटल मार्केट में। ठीक है, जो रॉन्ग है वो ये था
अब वो एग्जाम में गया 2024 में, उसको ये वाला क्वेश्चन दिख गया रियल एग्जाम में। उसने देखा कि कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, उसने तुरंत देखते से ही 5 सेकंड के अंदर मार दिया और सही जवाब। यहाँ पे क्या हुआ, उसका टाइम सेव हुआ और 2 मार्क्स मिल गए। कैसे? क्योंकि ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वही यहाँ पे आके करेक्ट हो गया। कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड का हिस्सा है, और जो कॉल मनी मार्केट ट्रेजरी बिल जो इस साल आया था वो मनी मार्केट का हिस्सा था। दैट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, और मनी मार्केट जो है वो यहाँ पूछ दिया। नाउ यू गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 25, 26, 27, यू मस्ट रीड अबाउट बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ठीक है, जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, तो आपके सिड भैया प्लस आपके मान लो कि नीरव है, ठीक है, नीरव है और सोनल हो गए, हम तीनों लोग पार्टनर हैं कंपनी में। ओके, अब कंपनी में हम लोग पार्टनर हैं। अब हमने कंपनी खोल रखी है, वो भी द्रोण की, लेट्स से द्रोण की एक कंपनी है, ठीक है। हमें इस कंपनी को मतलब रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और हमारे पास लगभग कुछ पैसे थे वो हमने लगा के तो खरीद, लेकिन अब हमें द्रोण खरीदना है। द्रोण लगभग खरीदने में हमें मतलब बनाएंगे उसके मतलब द्रोण खरीदना नहीं है, द्रोण के स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं। तो उसके लिए हमें लगभग 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो ये 20 लाख जो हैं ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इकोनॉमी के टर्म्स में एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ये आपकी कैपिटल होती है। मतलब एक तरीके से आपकी पूंजी, वो चीज जो कि आपको बाद में रिटर्न दे, वो चीज जो कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आए, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी में काम आए, ठीक है। तो हमें 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, इसको हम कह देंगे कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब 20 लाख रुपए के लिए भाई या तो मैं बैंक में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी से मांगूंगा, ठीक है। अब बैंक में मैं अगर जाऊंगा तो उसको कहेंगे हम लोग बॉन्ड मार्केट, यानी कि बॉन्ड फाइनेंसिंग, यानी कि डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग इसको हम कहेंगे। और मान लो कि हम तीनों को किसी हमें तीनों किसी से पैसे मांगने हैं, लेट्स से हमने उसको अपना शेयर दे दिया कंपनी का स्टॉक दे दिया, ठीक है। तो मान लो कि मैं इसमें महेंद्र को इंक्लूड कर लेता हूँ कि महेंद्र यार तुम भी आ जाओ पार्टनरशिप में, और लेकिन तुमको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हम अपना शेयर देते हैं कंपनी का। तो महेंद्र ने कहा ठीक है, मुझसे पैसे ले लो आप और मुझे दे दो अपना शेयर। तो महेंद्र ने दे दिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक फाइनेंसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। मनी मार्केट क्या होता है? यहाँ पे जो मनी मार्केट लिखा है ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होता है। जैसे कि आपको कुछ पैसे चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह जो नहीं मिलती हैं, तो आप अभी रजिस्टर कराइए, आपको 20 लाख रुपए मिल जाएगा या 5 लाख रुपए मिल जाएगा। या कोई कोई फीमेल अगर अगर ओनर है कंपनी की तो उसको ग्रांट में तुरंत 5 लाख रुपए मिल जाएगा, या कोई आपको पैसे दे देगा। 1 साल 1.5 साल के अंदर जो कि एक शॉर्ट टर्म मनी को हम ले सकते हैं किसी भी सोर्स से, शॉर्ट टर्म हो कम हो, उसको हम मनी मार्केट में लेकर आएंगे, ठीक है। अपना म्यूट कर लीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है गाइस। चलो अब देखो 2000 एक एस्पिरेंट था जो कि 2020 में उसने तैयारी कर रहा था, उसको 2022 में, गाइस प्लीज म्यूट म्यूट करिए वरना मुझे आप लोगों को वो करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस प्लीज म्यूट कर लीजिए। तनवीर आप म्यूट कर लीजिए वरना फिर डिस्टरबेंस होगी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा अभी। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग। ओके, सो 2022 के लिए वो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा था, जैसे आप लोग अभी 2025 में हैं, 26 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एस्पिरेंट ने देखा कि यार गोल्ड ट्रांच
रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू, आपने कहा अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। आपने ये देख लिया, आपने और पढ़ लिया इसके बारे में। चलो यार और पढ़ लेते हैं आईएमएफ के बारे में कि गोल्ड ट्रांच क्या होता है और क्या क्या तरीके होते हैं आईएमएफ को देने में, मतलब और क्या क्या तरीके होते हैं आईएमएफ जो है वो पैसे देता है अलग अलग कंट्रीज को। अब उस बच्चे ना 2022 में आ गया, उसने रियल एग्जाम में बैठा, उसको ये क्वेश्चन देखा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। उसने कटाक से मार दिया यहाँ पे, +2 मार्क्स, टाइम बच गया 5 सेकंड के अंदर। ये होता है कि पहली बॉल पे छक्का, ये वाला, मतलब फुल टॉस आई और आपने छक्का मार दिया, मतलब ये होता है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। मतलब का ये है कि 2020 में उस एस्पिरेंट ने आईएमएफ से रिलेटेड, और न सिर्फ आईएमएफ, उसने चालाकी की, उसने कहा कि यार जब आईएमएफ क्रेडिट दे सकती है दूसरी अदर कंट्रीज को तो वर्ल्ड बैंक भी दे सकती है, तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देती है, तो मैं देख लेता हूँ यार उसके क्या प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, तो उस बच्चे ने ये देख लिया और फटाक से आके मार दिया यहाँ पे। ठीक है, ये फायदा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2017 में एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहा था, उसको 2020 का प्रीलिम्स देना था, उसने पढ़ लिया विच प्रैक्टिस हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। आंसर हमारा था 1 और 3, जीरो टिलेज एंड रिटेनिंग क्रॉप रेसिड्यू। तो आपने देखा कि जीरो टिलेज इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, 2017-18 की न्यूज़ है ये इस न्यूज़ से होते हुए क्वेश्चंस आया था। ठीक है, जीरो टीलेज वीट, जीरो टीलेज राइस के ऊपर। अब उसको जब 2020 में वो एग्जाम देने गया, ये वाला क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द एडवांटेज इन जीरो टीलेज इन एग्रीकल्चर, उसने भाई सब पढ़ा और फट से मार दिया कि आंसर सही है। अगेन +2 मार्क्स, 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, 17 में पूछा गया, 20 में मार दिया इसने। जीरो टीलेज क्या होता है ये देखो, ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन। With reference to physical capital in Indian economy, consider the following pair item category. Items, farmers flow, working capital, fixed capital, यानी कि इसमें पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल वर्सेस फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। ठीक है, अब याद है तुम लोगों को जो मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था जिसमें कि मैं पार्टनर था, फिर नीरव था पार्टनर, फिर उसके बाद सोनल थी, फिर महेंद्र था। ठीक है, हमने क्या किया था, हम एक ड्रोन कंपनी खोले थे और पैसे उठा लिया था। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो पैसा लगाया वो क्या लगाया था, वो था फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, मान लो हमने उस कंपनी में एक मशीन इंस्टॉल की, वो है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वर्किंग कैपिटल वो होगी कि जो वो मशीन है या फिर ड्रोन है उसको ऑपरेट, उसको ठीक ठाक करने के लिए भाई छोटे मोटे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई एम्प्लॉय को आप हायर करोगे, ऑलराइट, वो क्या होगी, वर्किंग कैपिटल होगी। मतलब कि आपके प्रोडक्शन में और भी चीजें खर्च हो रही हैं, मतलब कि ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपसे ये है कि वर्किंग कैपिटल इज समथिंग विच इज, चीजें बार बार लगती हैं, जैसे कि आपकी सैलरी देना, कोई मशीन है उस पर तेल पानी लगना, सफाई करना, उसकी मेंटेनेंस करना उसका। ठीक है, ये होता है हमारा वर्किंग, मतलब लगते ही जाता है, धीरे धीरे लगते ही जाता है उसमें। फिक्स्ड कैपिटल आप एक बार लगा लिए, कंप्यूटर ले लिया, मोबाइल आईफोन ले लिया कि भाई अब 3-4 साल तक तो अब मेरे को नहीं रखना है। ठीक है, आपने कोई बढ़िया, मतलब कोई आई डोंट नो, कुछ कुछ टीवी ले ली, फ्रिज ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक ये सब चलते हैं, तो ये आपके फिक्स कैपिटल। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था आपसे, फार्मर्स फ्लो वर्किंग कैपिटल में आता है, जबकि फार्मर्स फ्लो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड मतलब कि एक बार वो मेहनत करेगा और उससे कई सारी प्रोडक्शन लग जाएंगी, मतलब कई सारे प्रोडक्शन वो कर सकता है अलग अलग क्रॉप्स की थोड़े थोड़े टाइम पे। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, ये सही है। पेट्रोलियम आपका वर्किंग कैपिटल है, सही है। जब पेट्रोल बनता है तो उसमें कई सारा पेट्रोल खर्च भी होता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन आया था आपके एनसीईआरटी के क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज बुक है, ये यहाँ से आया था। देखो लिखा है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर, एकदम इजी में लिखा हुआ है। These discussions include purchase of land, building, plant, machinery,
लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, इन्वेस्टिंग इतना इतना इतना, ये सब है आपका फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखो तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा एविडेंस बेस्ड अप्रोच से कि हमें किस तरीके से अब इकोनॉमी को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, ये नोट्स देखो, तुम लोगों को नोट्स इसी तरीके से बनाने हैं। बनाने मतलब कि ये एक माइंड मैप के फॉर्म में है ये नोट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज वाली किताब है, जिसमें बात हो रही है, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर इनने क्या किया है, ये आपका पूरा चैप्टर एक पेज में कर दिया है। पूरा चैप्टर लगभग 10-15 पेज का चैप्टर था, पूरा चैप्टर 1 पेज में कर दिया है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पूरे चैप्टर को हम कैसे 1 पेज में कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कैसे। ये देख लिया तुमने, जब तुम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज वाली किताब खोलोगे ना, तो तुम्हें दिख जाएगा ये हिस्ट्री, मतलब क्या बात हो रही है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। देखो, याद है वो अभी हमने डिस्कस किया था कैपिटल, मतलब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये आपके ये देखिए, मैं आपको क्रोम पे है ना, क्रोम पे है, एक सेकंड होल्ड करिए आप लोग, सफारी पे है, तो स्क्रीन शेयर, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। शेयर 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 शेयर, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस भैया। Yes. ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 8 सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और चैप्टर 8 हम खोल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये भी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये जो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ डिबेंचर्स, क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ फंड, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। ओके, ठीक है, एक बार ना तुम इसको ये देखो, जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट करोगे पढ़ना, जब पढ़ रहे हो, जो बिगिनर्स हैं वो पहली बार सिर्फ एक रीडिंग लेंगे, नो नोट मेकिंग नथिंग, नो नोट मेकिंग नथिंग। ठीक है, मैंने ये जो फिलॉसफी है, ये जो एक्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कुछ एस्पिरेंट्स को, लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ मैं। ये हेडिंग है आपके। अब जैसे देखो, ये हमारी ब्रॉड हेडिंग है। ओके, इंट्रोडक्शन चलो हटा दो, यहाँ पे छोटा सा है, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये हमारी एक हेडिंग है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी अपने माइंड मैप पे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या है। इसके अंदर टॉपिक आता है 8.2 के अंदर आया है फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिर 8.2 है ना, तो 8.3 में क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स दिया हुआ है। ये देखो, ये भाई साहब, ये अपने आप में ही इन्होंने बना दिया है फ्लो चार्ट, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। ठीक है, अच्छा 8.3.1, तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, पीरियड बेसिस, ओनरशिप बेसिस, फिर सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस। अब 8.4 है सोर्स ऑफ फाइनेंस, रिटेन, सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर है रिटेन अर्निंग, मेरिट, लिमिटेशंस, ट्रेड, ये सारी चीजें आ गई। तो अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको यहां पर ले आता हूं। कहाँ गया भाई, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। शेयर हम लोग अपने हाउ टू कवर में, एक से कहाँ गया एडवांस, स्क्रीन, ओपन बोर्ड। ओके, ठीक है,
यहाँ पे आ गए हम लोग। तो अब आप देखोगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये मेंशन किया है, जितने भी उसके टॉपिक थे, ठीक है, टॉपिक को क्या किया है, जैसे मैंने बताया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, फिर उसने क्या दिखा, टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, याद है, फिर क्या दिखा, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सोर्स लैंड। ये जितने भी इस टॉपिक से, मतलब ये जो सर्कल मेंशन किया है सोर्स ऑफ फाइनेंस से, यहां से ये टॉपिक निकल कर आ रहा है कि ये आपके चैप्टर के टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो ये सारी चीजें हैं सेकंड वाले, वो इनके सब पार्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया था ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ओनरशिप, ये। तो हमें क्या करना है, जब हम नोट्स बना रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम पहले इस चैप्टर को ऐसे कर लें, ठीक है। मतलब कि पहला स्टेप क्या है, अगर आपने बिल्कुल पहली बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ रीडिंग करो, डू अ क्विक रीडिंग, ठीक है। जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो ये नोट बना लो फटाफट, ठीक है। या तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो पहली बार में ही सेकंड स्टेप कर लो। करना क्या है, जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो प्राइमरीली तो हमें अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए, सिलेबस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम किताब खोलेंगे और अपने बगल में नोट पैड रखेंगे और चैप्टर का नाम बीच में रखेंगे, ठीक है। जो हेडिंग है वहां से हम अपने सारे हेडिंग को एरो निकाल देंगे एक एक, और फिर जो सब हेडिंग है वो एरो के अंदर वो लिखते जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इससे क्या होता है, हम लोग एक चैप्टर को जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। जूम आउट मतलब कि एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं। जूम आउट करने का मतलब है कि एक चैप्टर को हमने जूम आउट कर लिया है कि यार इस चैप्टर में बात क्या हो रही है, ताकि आप एक बार उसको तुरंत कनेक्ट कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर ठीक है, जैसे आप देखोगे, टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल टू परचेज फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल टू पे करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस एंड ऑल राइट। इस तरीके से जब आप अपने नोट्स को क्रिएट करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और वन पेजर नोट्स की तरफ आप बढ़ते हुए जाओगे, ठीक है। सो ये ट्राई करिए एंड शो मी ऑन व्हाट्सएप, 1-to-1 में भी कर दो, ग्रुप में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस दिन तुम लोग ऐसा बनाना शुरू कर दोगे कि भैया मैंने एक पेज को मैंने समराइज कर दिया, एक बार देख लो आप, उस दिन यू विल बी इन द एक्चुअल कंपटीशन ग्राउंड, ठीक है। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ लैंड, यहां पर भैया ये बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा और आप ब्रॉड लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि थोड़ा और ब्रॉड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट समराइज होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नोट है, ठीक है, इन्होंने लिखा है हमारी इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो 1868 में दादा भाई नारोजी उन्होंने कहा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उनकी पुस्तक थी। फर्स्ट टू पर कैपिटा इंक्लूड इतना इतना इतना, फिर वाडिया जोशी एंड देन डॉक्टर वी के राव कैलकुलेटेड इतना इतना इतना, हमारी इकोनॉमी को कैलकुलेट किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। नेशनल इनकम कमेटी फॉर्म हुई थी हमारी 1949 अंडर मिस्टर पीसी महालनोबिस, ठीक। यहाँ क्या दिया है, द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान जेम्स, यानी कि ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ओके। ये सब जब आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं, बेसिक कंसेप्ट जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, मनी, आरबीआई, बैंक, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल कॉन्सेप्ट, बजट, टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट, ट्रेड, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट में आपके सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी आ जाएगा, सोशल एंड वेलफेयर भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज सिंपल इकोनॉमी, अ फ्री मार्केट। अच्छा, हमें बता सकते हो आप कि इंडिया इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो करता है, इंडिया, विच इकोनॉमी इंडिया फॉलोज? Mixed economy. मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो चाइना है और रशिया है,
वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं? चाइना और रशिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो करते हैं? एनीबॉडी? देखो, अभी ना वेनेजुएला वेनेजुएला ने यूएस को कनेक्ट किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार हमें ना मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब मुझे बता पाओगे? जैसे किसी ने मुझे बोला था कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है, मतलब इंडिया हमें मिक्स्ड इकोनॉमी करती है, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? Market capital and plus social in which individual also have right to do uh, something as they want. I mean, private companies and as well as government also have some degree of control on other. ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स वांट टू ट्राई? भैया, where private and public sector participate with each other. राइट। सो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी वहां पर होता है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है एक प्राइवेट पार्टनरशिप में या फिर एक प्राइवेट एंटिटी के बिजनेस ओरिएंटेड में। जैसे पहले हुआ करता था चाइना में, अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, पहले हुआ करता था रशिया में कि कमांड इकोनॉमी हम लोग कहते हैं। कमांड इकोनॉमी इज करंटली की मतलब वो गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को कंट्रोल करती है वहां पे। मतलब आप कुछ भी जो है, आप शहर अपने देश से बाहर भेज रहे हो, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आप कुछ भी जो है देश के अंदर बेच रहे हो, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपके टैक्स, आपके रूल्स, सब कुछ। इससे क्या होता है, रेड टेपिज्म बहुत बढ़ जाता है और कोई भी काम जो है वो सही ढंग से, मतलब आप समझ रहे हो ना, करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। और इसी को कहते हैं, इसलिए अब जो फ्री इकोनॉमी जो होती है, मार्केट इकोनॉमी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती है, जहां पर दोनों का फायदा देखा जाता है। गवर्नमेंट भी बहुत अपना फायदा निकाल लेती है और पब्लिक प्राइवेट भी अपना फायदा निकाल लेती है। सो इंडिया अभी उस सिचुएशन में थी जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी के पैटर्न को अपनाया और जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तब ये और श्योर शॉट हो गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी तो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स और भी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे दिखाया है कि अ फ्री मार्केट इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट यानी कि फिजिकल इंटरवेंशन एंड नो सिंपल एंड मॉनेटरी इंटरवेंशन, नो फॉरेन ट्रेड एंड एक्सटर्नल शॉक विच मीन्स ओनली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बीइंग लेबर एज वेल। ठीक है, इसको हम सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है कि फर्म और हाउस होल्ड में, मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स ये कैसे बनाए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर। ठीक है, इनिशियली हमारे नोट्स कैसे होंगे कि नीड क्या है बजटिंग की, है ना, बजट की नीड क्यों है, ताकि इनकम इनक्वालिटी रिड्यूस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, मैनेज कर सके हम पब्लिक एंटरप्राइजेस को, डिसीजन मेकिंग की अच्छी हो। ठीक है, दो कंपोनेंट इसके निकल कर आते हैं हमारे बजट के, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू मतलब कि जहाँ से कलेक्ट हो रहा है हमारा सारी चीज़ें, और कैपिटल जहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं। तो यू कैन मेंशन, ये जो चीज़ मेंशन है ना, ये कम से कम 10 पेज के होगा, 5 से 10 पेज, और सबको लगभग 1/3 में करके रख दिया है। ठीक है, बजट क्यों प्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में? बजट कोई होटल में क्यों नहीं किया जाता? बजट कोई रेस्टोरेंट में क्यों नहीं किया जाता है, या फिर मोदी जी के घर पे क्यों नहीं किया जाता? पार्लियामेंट में ही क्यों किया जाता है? या फिर ऑनलाइन भी तो हो सकता है, पार्लियामेंट में ही क्यों होता है बजट? ठीक है, तो इसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे
विपक्ष का होना जरूरी, विपक्ष जो है वो ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करेगा, ऑपोजिशन रिव्यू करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा उसको, ठीक है, क्योंकि हमारा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें अकाउंटेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट भी अ, अपने एमपीज को बताना This is चाहती not है कि हमारे पास आपके लिए ये बजट है, ठीक है, हम अब ये कर रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट। ठीक, अब डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, इन्होंने ये पूरे डिटेल में मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक, ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके के हम लोग मतलब डायग्राम भी बना सकते हैं। नहीं यार, उल्टी करना यार, इन्हें भी खाना यार। यार आप लोग माइक म्यूट नहीं करोगे तो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मुझे माफ करिएगा, बट प्लीज म्यूट योर माइक, दिस इज अ सीरियस वार्निंग, ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक, अदरवाइज फिर क्या फायदा है ना, ठीक है। सो जैसे डायग्राम बना हुआ है, एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म क्या होता है, ठीक है, बैंक कैसे काम करती है, ठीक, अब मान लो कि आपने 3 पेज में पढ़ा बैंक काम कैसे करती है, अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे उसको डायग्राम में और फ्लो चार्ट में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मेंशन किया है, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट इंक्रीज होगा, डेट ट्रैप नहीं रहेगा, ठीक है, हाई इन्वेस्टमेंट रहेगी। मान लो कि भाई महेंद्र है, महेंद्र के पास 10 लाख रुपए अगर आ गए, महेंद्र 10 लाख रुपए कमाता है, तो महेंद्र यार मतलब किसी को पैसा दे भी तो सकता है ना, उधार भी दे सकता है, और महेंद्र के पास जो अपना कोई लोन था वो भी खत्म हो गया, अब इसकी इन्वेस्टमेंट भी हायर होगी, कहीं पे इन्वेस्ट करेगा तो वो भी हायर होगी, और इन्वेस्टमेंट हायर होगी तो मान लो कि महेंद्र अगर एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भाई वहां पर भी तो फंड्स जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है। तो एक तरीके से पूरी ये साइकिल चल रही है, और तो इसी तरीके का एक डेट ट्रैप का साइकिल बनता है, डेट ट्रैप का साइकिल बनता है, ठीक है। सो आई होप की चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। नाउ थोड़ा हम लोग फैक्चुअली पे आ जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से। बेसिक सोर्स हमारा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये सबसे बेसिक सोर्स है, इसको प्लीज पढ़ना, ठीक है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी की किताब है ये, सॉरी नॉट एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, क्लास 11th और 12th पढ़ना। ये किताब मत पढ़ना जिसको इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है, अगर इकोनॉमी का बैकग्राउंड है तो एनसीईआरटी की क्लास 12th ये वाली पढ़ लेना, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो फिर तमिलनाडु की ये क्लास 11th की किताब पढ़ना, लेकर आना, ठीक है, बहुत अच्छी है। और क्लास 11th की एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज जो कि अभी मैंने दिखाई थी, बिजनेस स्टडीज की वो किताब है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जैसे कि मृणाल सर की वीडियो, विवेक सर हो गया, रमेश सिंह सर हो गया, ये रमेश सिंह हैं, ठीक है, ये रमेश सिंह सर हैं और ये मैं हूँ। हम लोग जब हमने इनको इनवाइट किया था पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, तो ये आपके रमेश सिंह हैं इकोनॉमी वाले, तो इनकी वीडियो भी हमने ली हुई है। खैर, नितिन सिंघानिया, संजीव वर्मा, ये सारी इकोनॉमी की किताब है, ठीक है, लेकिन जनरली जो रेफर्ड है वो क्या है कि यार ये तो मृणाल पटेल सर की हमारी है या विवेक सिंह सर की है, ठीक है। अगर आप चाहें तो दोनों अच्छी, दोनों आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली अगर आप ये कर रहे हैं तो अगर आप फ्री में मिल रहा है कहीं, या फिर थोड़ा बहुत पैसे भी लगा के अगर आपको पे करने पड़ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके वीडियो लेक्चर भी हैं, ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा फायदा मिल जाएगा। ये कर रहे हैं आप तो आपको यहाँ पे बुक मिलेगी, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, एक रिसोर्स चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। विवेक सिंह सर, ये भी किताब काफ़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड बुक में आती है दोनों, ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं। जैसे मृणाल पटेल सर की जो किताब हमारी ये है, क्या नाम है, पिलर, ठीक है, तो इन्होंने मीम के फॉर्म में समझाया हुआ है, आप लोगों को तो पता ही है भाई, यूट्यूब पे हैं वो, ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अगर समझ में आ रहा है आपको तो। PYQ से रिलेटेड इन्होंने कर समझाया हुआ है, ठीक है, मतलब रिकमेंडेड है, ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। और ये जो विवेक सिंह सर की किताब है वो ये है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, GDP क्या होता है। ये भी अच्छी किताब है, ऐसा नहीं है कि बहुत रिकमेंडेड किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको मतलब क्या
मेन कि whom you are connecting with more. ऑलराइट, यूट्यूब पर भी किसी किसी ने विवेक सिंह की किताब को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो यहाँ पे भी फाइनेंशियल मार्केट, टाइप ऑफ कंपनी, मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी बड़े अच्छे से दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, करंट अफेयर के लिए पीटी करें, विजन करें, मृणाल की विन सीरीज करें। ठीक है, इसके लिए अब तो हमारे पास अब आपकी खुद की आ चुकी है, यानी कि मार्गदर्शन आईएएस की। ठीक है, मार्गदर्शन आईएएस का करंट अफेयर्स क्लैरिटी 365, ये हम लोग ईयर एंड में रिलीज करते हैं। जैसे इस साल हमने रिलीज की है 2025 वालों के लिए, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं तो आप जाइए विजन की ले लीजिए। ठीक है, या फिर मृणाल सर की आप विन ले लीजिए। तो करंट अफेयर्स ये है। अभी इकोनॉमी के लिए आपको मंथली करंट अफेयर फॉलो नहीं करना है, इकोनॉमी के लिए आप ईयरली करंट अफेयर फॉलो करें और पहले स्टैटिक को कंप्लीट करें, तो बाद में आप करंट अफेयर करिएगा। नो करंट अफेयर अभी, नो। ठीक है ना। अगले 25 दिन, मतलब अगर आप कवर करने वाले हो इकोनॉमी को तो अगले 25 दिन। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 दिन तो लेकर बैठ सकते हो इकोनॉमी को। अगर आप फुल टाइम हो तो एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट लेकर साथ में चल सकते हो, एक इकोनॉमी ले लो और एक पॉलिटी मान लो ले लो। ठीक है, तो 25 दिन, एक दिन का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको 6 घंटे या 5, मतलब 5 घंटे अगर आप दे रहे हैं डेली, 5 आवर्स अगर आप डेली दे रहे हैं, तो 25 घंटे में इसको किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, एनसीईआरटी, उसको पढ़िए, माइंड मैप नोट्स बनाइए, उसके बाद पीवाईक्यू की एनालिसिस करिए। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड बुक पे आप आइए, स्टैंडर्ड बुक पे आप आइए, फिर वहां से उसको पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, नोट्स बनाइए उसके बाद हमारा बजट इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का था हमारा, उससे इसको हम स्किप करेंगे अभी। ठीक है, इसको अभी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारा करंट का पार्ट है, ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्री के क्वेश्चंस लगाएंगे एंड देन मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा ना, वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला फिर से, पहले सिलेबस को हम कवर करेंगे, फिर पीवाईक्यू के एनालिसिस देखेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। अभी कोई लेंदी नोट्स पे आपको फोकस नहीं करना है, कोई भी पुरानी स्कीम आपको नहीं ध्यान देनी है, करंट अफेयर 2023-2024 का कुछ नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे बजट अभी आपको नहीं देखना है, और न्यूज़पेपर आपको खुद से नहीं करना है, सेल्फ नहीं कर। अगर आपको आता है डिकोड करना, अगर आप पहले से कर रहे हो तो कर सकते हो, नहीं अभी करना है आपको। जब तक आप पूरा इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन और पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं कर लेते तो न्यूज़पेपर को आप मत करिएगा। ठीक है, अपने पूरा फोकस लगाइए कि कैसे हम पॉलिटी को समझ लें और इकोनॉमी को समझ लें, एटलीस्ट स्टैटिक पोर्शन तो हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप न्यूज़ देखिएगा। क्योंकि न्यूज़ में 70-80% जो न्यूज़ आती है वो पॉलिटी और इकोनॉमी के बेस पे ही होती है, और आपको अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये है मामला। सो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं भैया। ऑल क्लियर? ओके, हाउ वाज कैसा सेशन, समझ में आया? मतलब कुछ क्लैरिटी था या फिर बहुत ऊपर से चला गया? अच्छा था सर। ओके, नीरव, सुशांत, सोफिया, सोनल, तनवीर, प्रिया? Yes, sir, it was good. ठीक है, Yes, समझ में sir, आया? it was good. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट डूइंग इट। कोई भी डाउट हो? हम्म, ठीक है, चलिए स्टार्ट डूइंग इट। कोई भी डाउट हो कनेक्ट विथ मी। एंड मैंने फिर से कहा था कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपका एडवांटेज रहेगा, राइट? अगर हम लेट करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि अभी अभी जो 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं। वो अब ये सोच रहे हैं कि काश मैं थोड़ा सा पहले कर ली होती, पहले मैं कर लिया होता, 5-6 महीने और पढ़ लिया होता, उस टाइम पे मज़े नहीं किया होता। ठीक है, तो
लग जाइए आप लोग, शुरू कर दीजिए, ठीक है? कोई भी डाउट हो, कनेक्ट विथ मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, ऑलराइट? Sir, actually, I made economics notes that are very micro notes. Please check once and tell me that is it sufficient or not. अच्छा, भेज I देना मेरे को, Yes. ठीक, Okay. ठीक है, ऑलराइट। आई शैल सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, भैया. Thank Thank you, you, sir. Bhaiya.